हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। और दीपावली के लिए मैं कुछ आपको स्टॉक्स दे रहा हूँ जो मैंने आपको येस्टरडे प्रॉमिस किया था। कुछ स्टॉक्स हैं और कुछ ETF हैं। पिछले साल का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया है। अभी इस साल का जो सिलेक्शन है वो बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग डेटा है और स्टॉक्स भी ऐसे हैं जो फंडामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको नकार नहीं पाओगे। तो आपको मिनिमम 1 साल रखना है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 20 से 25 आपको मिल सकता है। पहला जो स्टॉक है डिजिटल इंडिया का स्टॉक है और इसके अंदर हम क्यों बुलिश है, क्योंकि IT स्टॉक्स के अंदर आपने देखा होगा बहुत अच्छी रैली आई है, बट एक आध जो स्टॉक है वो बच गया है जो अभी भी अपने 52 वीक हाई से दूर है, बट क्वांटिटेटिवली वो बहुत अच्छी बाइंग उसके अंदर दिख रही है। तो मैं बात कर रहा हूं विप्रो की, और विप्रो बहुत बढ़िया स्टॉक है और टाटा डिजिटल इंडिया फंड है उसके अंदर बहुत अच्छी होल्डिंग कर रखी है। इसके अंदर वो लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं और चेंज जो है 38.52 लाख शेयर्स का हो रखा है इसके अंदर। बट आप अगर देखोगे इसका EBITDA भी स्ट्रांग है, एक्सपेक्टेशन भी स्ट्रांग है, मोमेंटम भी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा जो स्टॉक है FSL का EBITDA भी बहुत स्ट्रांग है और इसके अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रखा है और इसके अंदर बाइंग जो है इंक्रीज होते जा रही है और इसका तो अभी रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आया है। विप्रो का भी रिजल्ट तगड़ा आया है और FSL का भी रिजल्ट तगड़ा आया है। और अगर आप EBITDA देखने की कोशिश करोगे, अब आप बोलोगे EBITDA क्या है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, वो तो स्ट्रांग है ही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो FSL को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा स्टैगरिंग रिटर्न डिलीवर कर सकता है। यहां से मिनिमम 15 से 20% तो आप पकड़ के चलो एक साल के अंदर, शायद उससे भी ज्यादा दे दे और रिजल्ट के हिसाब से भी अच्छा है, तो कुछ देखने जैसा नहीं है। तीसरा जो स्टॉक है वो है BEL, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके अंदर भी सारे MF हाउसेस ने अपना होल्डिंग बढ़ा रखा हुआ है और आगे जाके ये भी स्टैगरिंग रिटर्न दे सकता था। ऐसा नहीं है कि MF इंक्रीज कर रहा है अपना होल्डिंग तो आपको इसको बाय कर लेना चाहिए। आप इसके फंडामेंटल्स देखो, मेक इन इंडिया का थीम देखो और डिफेंस सेक्टर का थीम देखो, तो तीनों थीम के अंदर ये बैठ रहा है। आप इसको बिंदास बाय करके जाओ और हो सके इतना लंबा होल्ड रखना। मैं तो बोलता हूं 1 नहीं 2 साल तक 3 साल तक भी आप इसको होल्ड रख सकते हो, तो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिख सकता है। ठीक है, अभी मैं बात करने वाला हूं तीसरा स्टॉक जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ये स्पेशली गर्मी के टाइम वाला स्टॉक है, बट अगर आप ओवरऑल मोमेंटम देखोगे स्टॉक के अंदर तो बहुत ही तगड़ा है। और पावर ग्रिड के बारे में तो कौन नहीं जानता, हम जहां भी जा रहे हैं अपने रास्ते पे जो बड़े बड़े पोल्स देखे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक के वायर लगे होते हैं वो सारी पावर ग्रिड की देन है। तो पावर ग्रिड फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, निफ्टी 50 का स्टॉक है और आप इसके अंदर EBITDA तो ग्रो होता हुआ देख ही रहे हो, पर पोर्टफोलियो भी डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो भी इसमें पोर्टफोलियो डिक्रीज नहीं कर रहे और MF हाउसेस भी इसमें पोर्टफोलियो डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। अभी एक स्टॉक है हिडन जेम जो है 5वां स्टॉक, GIC री। अब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एकमात्र री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की जो लिस्टेड है इंडियन मार्केट के अंदर और इसके अंदर जो मोमेंटम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आप देखोगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आया था, उसके बाद इसमें उतनी पिटाई नहीं हुई है और इसके अंदर डिक्रीज भी नहीं हो रहा है जो होल्डिंग है लोगों का, और आने वाले टाइम में ये भी एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो GIC री एक री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर, तो EBITDA बहुत स्ट्रांग है, स्टैगरिंग होल्डिंग है लोगों का और आने वाले टाइम में ये भी आपको रिटर्न दे सकता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बंधन का जो है उसके अंदर एक स्टॉक मैंने कॉमन देखा है जिसके वजह से इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। स्ट्रेंथ एनालिसिस करे, स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं जिसे, स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। तो स्वॉट एनालिसिस के अंदर ये स्टॉक बहुत ही खराब बैठता है जिसमें आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए डीप पे बाई करने की। तो आने वाले टाइम में ये भी आपको एक स्टैगरिंग रिटर्न डिलीवर कर सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड हाउसेस इट इज भारतीय एयरटेल लिमिटेड। तो भारतीय एयरटेल का मोमेंटम स्ट्रांग है, EBITDA भी स्ट्रांग आया है, अभी तो ट्रिपल हो गया है। तो आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में किसी भी स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा जो बाइंग हुई है MF हाउसेस की वो भारतीय एयरटेल के अंदर हुआ है और इंडिया में 2 ही कंपनी है टेलीकॉम स्पेस को स्पे करने के लिए। हाँ, अभी
BSNL को लेके भी बातें चल रही है, बट क्या एयरटेल को वो बीट कर पाएगा? नो, अभी तो फिलहाल नहीं। तो आइडिया है, जियो है और भारतीय एयरटेल है, तो अब भारतीय एयरटेल को बेट करो, वही ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद और एक स्टॉक है, सबका चाहिए था, LIC। अभी LIC की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, अगर आप मान लो कि आपको लार्ज कैप स्टॉक सारे बाई करने हैं तो लोग आप पर्टिकुलर एक एक लार्ज कैप स्टॉक बाई करोगे, बट LIC ने इंडिया की सारे लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अपना होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, एक वही और वैल्यू अनलॉक होनी बाकी है, तो आप इस स्टॉक को भी लेके बैठ सकते हो। LIC इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक यू कैन होल्ड फॉर 5 to 10 years फ्रॉम हियर, ठीक है। और PSU का एक दमदार स्टॉक है, तो इसको बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। सारे PSU जो सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है वो इसको तो बाई करेगी ही करेगी। अभी एक हिडन जेम स्टॉक है, 3 स्टॉक जो बता रहा हूँ ये शायद आपके पोर्टफोलियो को 4 चांद लगा देंगे आने वाले टाइम में। पहला है ट्रिल, ओके, ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स लिमिटेड। इसके अंदर आप अपना प्रपोर्शन बढ़ा सकते हो और 1 साल मिनिमम रखना, उसके बाद जो कुछ डिसीजन लेना है ना। ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड कम नहीं हो रही और आगे भी कम नहीं होगी, और फ्यूचर में भी मुझे लगता है डिमांड बिल्कुल कम नहीं होने वाली है। और इसका EBITDA भी स्ट्रॉन्ग है, स्वॉट एनालिसिस किया है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप वो भी देख सकते हो, नेट इनकम भी देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो इसका। आप अगर बहुत सारी सोर्सेस है वहां पे जाके आप चेक करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और एक इसके बाद जो दूसरा हिडन जेम है वो सैफलर इंडिया है। तो सैफलर इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है और बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके, और EBITDA भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और MF हाउसेस ने जो मिड कैप फंड्स हैं उसके अंदर इसमें बहुत अच्छा अपना होल्डिंग बढ़ा रखा है, तो इस स्टॉक के अंदर भी आप इसको बाई करके रख सकते हो। तो जिस तरीके से ट्रेंट ने रिटर्न डिलीवर किए पिछले साल, इस साल इसके अंदर भी अच्छा खासा स्टैगरिंग रिटर्न दिख सकता है, ठीक है। अभी लास्ट स्टॉक है सुजलॉन इंडिया लिमिटेड। सुजलॉन इंडिया के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज EBITDA तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही हुआ है, प्लस ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, बट जो पाइपलाइन में जो काम चल रहा है इसके, अभी बोलोगे ये कौन सा पाइपलाइन है? पाइपलाइन इन शॉर्ट द पाइपलाइन आई एम टॉकिंग अबाउट के जो वर्क फ्लो का पाइपलाइन है, और विंडमिल एनर्जी के अंदर ये स्टॉक एक मोनोपोली स्टॉक भी है। तो जितने सारे काम हैं उसके अंदर जो एक्सपीरियंस है इस सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा सुजलॉन के पास है। तो आप इस स्टॉक को एक ऐसा कह सकते हो पेनी स्टॉक से यहाँ तो पहुंच गया, बट आने वाले टाइम में और स्टैगरिंग रिटर्न दे सकता है, तो सुजलॉन को भी बैट कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ ETF जिसके अंदर आपको हर महीने पैसे डालने हैं, हर महीने बिना कुछ सोचे समझे, जिसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों ये मैं दे रहा हूं? क्योंकि आप पोर्टफोलियो बैलेंस करके चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो भारत ETF एक पहला ETF है जिसके अंदर इंफ्रा को लेकर आप बेट कर सकते हो। दूसरा PSU बैंक 20, तो PSU सेक्टर के जितने बैंकिंग स्टॉक है वो इसके अंदर आ गए। तीसरा जो स्टॉक है निफ्टी ETF, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर निफ्टी, मतलब निफ्टी अगर चलेगा तो ये भी चलेगा। तो निफ्टी ने अच्छा खासा हेल्दी करेक्शन दे दिया है, बट आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद है सिल्वर ETF, तो ये थोड़ा कमोडिटी स्पेस में हो गया, बट आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा। बट आने वाले फ्यूचर के लिए आप ये 4 ETF बाई करके रख सकते हो और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड रख सकते हो। तो ओवरऑल ये ऐसा है मेरा पोर्टफोलियो। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और एक ये बैलेंस पोर्टफोलियो आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, तो अगर 1 साल 2 साल नहीं, आप 5 साल भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना है ना। और कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस अगेन एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच।